बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर वो तो हमने आप लोगों को पहले बता दिए। एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इतना कम्प्लेक्स क्यों होती हैं वो बयान किया, और उसके बाद के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर क्यों स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्यों लेवल बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें पहले स्टडी की जा चुकी हैं और आप लोगों को बताया जा चुका है। आज हम जस्ट इनके जो लेवल्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो चलें हम शुरू करते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है इसका एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक का मतलब होता है कि एटम से छोटा, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एटम से और सब एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट होती है। इसको हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल का नाम देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो एटम्स की ही बनी हुई होती है। और तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो भी ख़ास किस्म के एटम्स से या दूसरे अल्फाज में ख़ास किस्म के एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स असल में होते क्या हैं वो हम देखते हैं। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी को बनाते हैं। टोटल जो एलिमेंट्स हैं जो आज तक नेचुरली पाए जाते हैं, वो डिस्कवर हो चुके हैं, वो है 92। उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन मसला ये है या क्वेश्चन ये है कि ये 16 एलिमेंट्स ही बायो एलिमेंट्स क्यों हैं, दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स में क्यों शामिल नहीं किए जाते। असल में इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो लाइफ के लिए एक बेस का काम करती हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की है, और इसकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बहुत कम्प्लेक्स और बहुत वैरायटी में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा एक और करैक्टरिस्टिक होती है जो ये कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील कर देते हैं। तो हम देखते हैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से बायो एलिमेंट्स में फिट आती हैं। अब देखिए जी, कार्बन है, कार्बन की दो करैक्टरिस्टिक्स हैं बड़ी ज़्यादा ये अहम है, जिनको हम टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंसी कहते हैं। यानी कि ये कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट है, यानी 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकती है। और इसी तरह से एक और इसकी करैक्टरिस्टिक है जो कि लॉन्ग चेन और रिंग्स को बनाना, यानी कार्बन एटम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद वो लॉन्ग चेन्स जो हैं वो बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन एटम है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और इस तरह से कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ लंबी लंबी चेनें बना सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कोई और नया एटम आए, वो इस कार्बन के साथ भी मिल सकता है और इसके बजाय वो इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। यानी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वजह से इन दो करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो कार्बन होती है वो एक बेसिक स्केलेटन होती है लाइफ का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं उनको बना सकती है। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाती है। आप जानते हैं कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो इस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है वो भर दी जाती है, और जब इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है तो इससे एनर्जी को निकाल लिया जाता है जो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसकी एक डायग्राम हम देखते हैं। देखें, सूरज की रोशनी है, यहाँ से जो कार्बन है अगर हम उसको देखें तो वो कार्बन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर हाइड्रोजन आ रही है वाटर से। दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है और यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया जा रहा है। और ये ग्लूकोज जो है इसके CH बॉन्ड के अंदर, CH बॉन्ड के अंदर एनर्जी जो है सूरज की एनर्जी उसको स्टोर कर दिया जाता है। अब ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ग्लूकोज जाता है तो जो ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से इसको तोड़ दिया जाता है और फिर CH बॉन्ड को दोबारा तोड़ दिया जाता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है, उसको दोबारा बना दिया जाता है, और फिर इसकी जो एनर्जी होती है उसके ATPs बनाकर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाते हैं कि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन 16 हैं। इनमें से जो तकरीबन 16 एलिमेंट्स जो हैं ये वाले 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी का 99% बनाते हैं, और जो बाकी 10 एलिमेंट्स बचते हैं वो इस बॉडी का तकरीबन 1% जो है वो बनाते हैं।
वो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी का 99% बनाते हैं? उनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। या ये बात याद रखिए कि ये सारी जो अभी यहाँ पर परसेंटेज दी हुई हैं, ये ह्यूमन के लिहाज से दी हुई हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कैल्शियम की बजाय जो फास्फोरस होती है वो एक मेजर एलिमेंट के तौर पर काम करती है। और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सल्फर जो है वो उसका मेजर हिस्सा जो है वो बनाती है। तो ये जो परसेंटेज है, ये वाली जो परसेंटेज है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। अब 1% बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं: पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और उसके साथ आप देख सकते हैं कॉपर है, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन वगैरह शामिल है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लेवल में कि नेक्स्ट लेवल में क्या होता है। देखिए, याद रखें नेक्स्ट लेवल जो है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। याद रखें कि एटम जो होते हैं, जो बायो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, वो कभी भी आइसोलेटेड हालत में मौजूद नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि एक बॉडी का पार्ट जो वो कार्बन का बना हो, दूसरा हिस्सा जो है वो सोडियम का और तीसरा कार्बन का और फिर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के बने हुए हों। बल्कि ये एटम जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे बायो एलिमेंट्स के, ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो कि बायो एलिमेंट से बनते हैं, इनको हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में, बायो एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से, कौन-कौन से तरीके से आपस में मिलते हैं और फिर जो है वो हमारे बायो मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि ये आयनक का आप लोगों को पता ही है कि अगर ये एक एटम है, एक एटम ये है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाए इस एटम के ऊपर, तो ये जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, ये नेगेटिव आयन बन जाता है। इस तरह से जो है वो एटम है आपस में मिल सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये वाली जो आयनक बॉन्ड होता है, ये कोई बड़े मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये जब भी वाटर के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं तो ये फिर उसी सॉल्युबल हालत में आयन की शक्ल में आ जाते हैं। लेकिन इनका फंक्शन बड़ा अहम होता है। दूसरा तरीका ये होता है कोवेलेंट मेथड का। कोवेलेंट में ये होता है कि अगर आपके पास ये एक एटम है और एक एटम ये है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है, तो तब हम इन ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये भी एक तरीका होता है कि जिसमें बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, स्टार्च है, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा जो लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे ये कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको क्यों बनाया जाता है। पहला तो ये बात है कि ये तो तरीका था कि जिसमें बायो एलिमेंट्स के एटम मिले और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन गए। अब ये हम देखते हैं कि ये क्यों आपस में बनते क्यों हैं, या उनका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ असल में ये होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कि जो लाइफ है वो कम्प्लेक्स है, इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और इसकी स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है। इसकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स उस वक़्त बनेगी जब मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स, मुख्तलिफ़ तरह के बायो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, यानी एक वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास मौजूद होगी, तो तब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकेंगे। अगर हमारे पास वैरायटी नहीं है तो फिर फंक्शन मुख्तलिफ तरह के परफॉर्म कैसे होंगे। तो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होनी चाहिए। जो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से कम्प्लेक्स होती है, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं। इनको बनाने के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरा जो अगला स्टेप है उसमें हम चलेंगे कि जी ये कंपाउंड जो बायो मॉलिक्यूल बनते हैं इनकी टाइप कौन कौन सी हैं। देखिए, 2 तरह से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तरीकाकार तो इनको क्लासीफाई करने का ये है कि इनकी टाइप ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर की बुनियाद पर ये किस तरह के हैं। तो दूसरा तरीका उसका ये है कि टाइप ऑन द बेस ऑफ साइज़, के साइज़ के एतबार से ये कैसे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर में इनकी 2 टाइप हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डीएनए आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इसका जो क्राइटेरिया है डिवाइड करने का, वो है टाइप्स ऑन द बेस ऑफ साइज़। साइज़ की बुनियाद पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह से तकसीम किए जाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर लेवल बहुत छोटा होता है, जिस तरीके से CO2 है और H2O है। यहाँ पर O जो है वो गलती से स्मॉल लेटर में लिखा गया, ये कैपिटल में लिखना चाहिए था, बल्कि कैपिटल में ही होना चाहिए। तो इनका साइज़ जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए ए माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस तरीके से स्टार्च है, जिस तरीके से प्रोटीन है, DNA है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट में आते हैं, इसलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है।
अब हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं जी। ऑर्गेनेलिज़ और सेल लेवल, ये तीसरा उसका जो है वो लेवल है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनेलिज़ बनाते हैं और फिर ये ऑर्गेनेलिज़ मिलकर सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हो सकता है कि एक लिविंग चीज़ जो है वो 16 एलिमेंट की बनी हुई है। मिसाल के तौर पर एक लिविंग चीज़ है वो 16 एलिमेंट की बनी हुई है, और कोई और भी चीज़ हो सकती है जो नॉन लिविंग हो लेकिन वो भी 16 एलिमेंट या इससे ज़्यादा की भी वो बनी हो। तो इसमें क्या फ़र्क होता है? असल में होता ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से कंबाइन होते हैं कि वो सेल्स को बना देते हैं, और इस तरह से वो जो बनने वाली चीज़ होती है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है और उसको हम लिविंग चीज़ कहते हैं। और नॉन लिविंग चीज़ में ये इस काबिल नहीं होते या इस तरीके से अरेंज नहीं होते कि वो सेल्स को बना सकें, इसलिए वो नॉन लिविंग चीज़ में आती है। अब सेल बनता किस तरह से है? देखिए, सेल्स के भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिज़ कहते हैं। ऑर्गेनेलिज़ बेसिकली सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये सेल के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करती हैं। अगर हम देखें तो जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं वो क्या है जी, वो भी वही सेम चीज़ के मालिकुलर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से तरतीब पाते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज़ के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। देखिए, डिवीजन का मतलब होता है तकसीम कारी, और लेबर का मतलब होता है काम, यानी काम की तकसीम कारी। एक सेल को अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि उस सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। कहीं पर राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं, और हर ऑर्गेनेली जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, और सेल के टोटल फंक्शन में अपने फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। बिल्कुल इस समझिए कि ये कोई फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ तरह के फंक्शन हो रहे हैं। तो एक सेल जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं और वो अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में इन्होंने अपने काम को बांटा हुआ होता है, अपने काम को तकसीम किया हुआ होता है, अपने काम को डिवीजन किया हुआ होता है, यानी अपनी लेबर को डिवीजन किया हुआ होता है, इसलिए हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, और ये एक सेल के अंदर ये एक बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक होती है। अब हम चलते हैं जी, सेल्स तो बन गए, अब ऑर्गेनिज्म ने कैसे बनना है? देखिए, सेल जब बन जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह के बनते हैं। या तो सेल, एक ही सेल जो होता है वही ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कुछ सेल्स ऐसे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वही सेल होता है, वही उसके ऑर्गेनिज्म जो है वो वही ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया, आल्दो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स बनाई भी हुई हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल होते हैं, और उनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है, सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। ठीक हो गया? वो तो हमने देखा था ना कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यहाँ पर सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर है। यानी सेल्स जो होते हैं उन्होंने मल्टी सेलुलर के अंदर मुख्तलिफ सेल्स के ग्रुप, मिसाल के तौर पर हार्ट ने और काम करना है, हार्ट के सेल्स ने, किडनी के सेल जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और इंडिविजुअल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो होती है। ठीक जी, आज का हमारा लेक्चर था, इतना था। अब हम अगला जो नेक्स्ट 2-3 इसके लेवल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। एक बात और आप लोगों को ज़रूर बतानी है कि इसके नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पे लिंक होगा, क्लिक करें और वो अपने नोट्स जो हैं वो उनको हासिल करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को कहना ये ज़रूरी था कि आप लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, और मेरे ख्याल से काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।